हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? तो दोस्तों, पिछले वीडियो जो मैंने बनाया था तो उसमें आपने बहुत सारे कमेंट किए थे। तो इस वीडियो में आपके सारे कमेंट के उत्तर मिल जाएंगे। साथ ही इस वीडियो में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का पूरा प्रोसेस बताऊंगा। जो नवोदय विद्यालय समिति ने अभी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट जारी कर दिया है, तो उसका पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। तो आप ये देख सकते हैं कि मेरा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था उसका कॉल लेटर जारी किया गया था, जो 2019 वाला था। तो आप यहाँ देख सकते हैं 10/12/2021 को जारी किया गया था। ये मेरा नाम देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें आपको बताऊंगा कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो कहाँ होगा। तो ये नवोदय विद्यालय समिति का हेड क्वार्टर जो कि नोएडा में सेक्टर 62 में है, वहाँ आपका होगा। तो जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है और जिस टाइम पर है, तो अपने एमबीएस के हेड क्वार्टर पे उस दिन और टाइम से थोड़ा पहले पहुंच जाएं, ताकि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप देखते हैं कि जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाना है तो वहाँ क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको सबसे पहले अपना जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो तो आपको लेके जाना होगा। जैसे 12th का बेस पे है, जो आपको पता ही होगा। तो आप 12th का मार्कशीट ले लें, आप 12th का सर्टिफिकेट ले लें। उसके साथ ही डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए 10th का एडमिट कार्ड ले लें। उसके साथ ही अगर आपने डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भर दिया है तो उसके लिए कंप्यूटर का सर्टिफिकेट 6 मंथ का, जो कि कम से कम 6 मंथ का होना चाहिए, वो आपको ले जाना होगा। 6 मंथ से कम का अगर है तो वो नहीं चलेगा दोस्तों। और जो भी डॉक्यूमेंट ले जा रहे हैं उसका एक सेट सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी भी ले जाएं। उसके साथ साथ अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं और अपने फॉर्म भरते समय लिखा है, उसमें मेंशन किया है कि आप जॉब कर रहे हैं, तो उसको तो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी ले जाना होगा। जितना आपने उसमें फॉर्म भरते समय भरा है कि कब से कब तक जॉब कर रहे हैं, तो उस पीरियड का आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ले जाना होगा। साथ ही आपको जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा उसमें आपको नेचर ऑफ ड्यूटीज भी मेंशन होना चाहिए कि क्या आप वहाँ काम करते थे, किस पोस्ट पर थे और सैलरी कितनी मिलती थी। सैलरी पूरा ब्रेकअप के साथ होना चाहिए, यानी बेसिक कितनी मिलती थी, एचआरए कितनी मिलती थी, डीए टीए कितनी मिलती थी, वो सारे उसमें मेंशन होना चाहिए। और जो डिडक्शन होती थी वो भी मेंशन होना चाहिए, कितनी डिडक्शन होता था। उसके अलावा एक और डाउट था लोगों को कि इसमें आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है, जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस या फिजिकली हैंडीकैप्ड का, उसका वो कैसा होना चाहिए। तो उसके बारे में आप देख सकते हैं यहाँ कि ये दोस्तों, आप आपके स्टेट में जैसा जो गवर्नमेंट बनाती है, जो ऑनलाइन बनता है या ऑफलाइन बनता है, तो वो वैलिड होगा। लेकिन वो उसमें लिखा होना चाहिए, आप देख सकते हो, अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होना चाहिए कि तब वो सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब के लिए अप्लीकेबल होता है। तो वो एससी से, डीसी से बनवा सकते हैं या एसडीओ से बनवा सकते हैं, दोनों ही वैलिड होगा। तो ओबीसी सर्टिफिकेट के बारे में खास बात लिखा हुआ है, ओबीसी सर्टिफिकेट शुड नॉट हैव बीन इशूड प्रायर टू 6 मंथ फ्रॉम द इशू ऑफ दिस लेटर। यानी जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल लेटर आएगा उससे 6 महीना पुराना, 6 महीना से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए ओबीसी। यानी ओबीसी आपको लेटेस्ट का होना चाहिए, 6 महीना के अंदर का। ज़्यादा पुराना है तो वो नहीं चलेगा। उसके साथ ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बारे में लिखा हुआ है दोस्तों। यह 2019-20 के, जैसे ये 2019 में वैकेंसी आई थी तो 2019-20 के लिए वैलिड होना मांगा था। तो अभी जो वैकेंसी आई है 2022 में आया है, तो आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 2022-23 के लिए वैलिड होना चाहिए। और दोस्तों, यहाँ एससी एसटी सर्टिफिकेट के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो एससी एसटी सर्टिफिकेट आपका कभी का बना हुआ हो तो वो मान्य होगा, वैलिड होगा। उसके साथ ही एक और है कि अगर आप पहले से जॉब में हैं तो आपको नो वेजिटेशन सर्टिफिकेट अपने डिपार्टमेंट से बनवा के ले जाना होगा। ठीक है दोस्तों, उसमें ये मेंशन होना चाहिए कि आपके अगेंस्ट नो विजिलेंस केस कोई नहीं है, डिसिप्लिनरी एक्शन भी कोई नहीं है आपके अगेंस्ट पेंडिंग में।
ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट में मेंशन होना चाहिए। तो आप जब बनवा रहे हैं तो ये दोनों वर्ड डलवा लेना ज़रूर से ज़रूर। उसके साथ साथ ये वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ भी आपको ले जाना होगा और 2 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ। तो वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ में आप सबसे पहले सोचो कि आधार कार्ड ले लेना, और आधार कार्ड तो ले ही लेना, उसके साथ साथ अगर पैन कार्ड या वोटर आईडी होगा तो वो भी आप ले लेना। उसके साथ साथ जो आपने फॉर्म भरा होगा तो उसका डाउनलोड कर लेना। आपने जो डाउनलोड करके रखा होगा तो उसका एक फ़ोटोकॉपी ले लेना फॉर्म का। उसके साथ साथ एडमिट कार्ड, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था उसका एडमिट कार्ड का फ़ोटोकॉपी ले लेना, और कॉल लेटर अभी आएगा जो स्किल टेस्ट के लिए वो भी ले जाना होगा। और यहाँ पे आप नोट में देख सकते हैं कि यू आर required to submit self-attested photocopy of each of the above stated document at the time of verification of document। तो ये सारे आपको डॉक्यूमेंट दोस्तों आपको ले जाना होगा, उसके एक फ़ोटोकॉपी भी ले जाना होगा और वो वहाँ जमा करना होगा। फ़ोटोकॉपी आप सेल्फ अटेस्टेड करके ले जाना होगा दोस्तों। तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस था दोस्तों, क्या क्या ले जाना है। आप जो वहाँ जाएंगे तो वहाँ लगभग आपको जिस दिन जाएंगे तो आपको लगभग 5-6 बज जाएगा, वहाँ से निकलते निकलते 7-8 भी बज सकता है दोस्तों। तो आप उस हिसाब से तैयारी करके जाएँ। और वहाँ पे जब जाएंगे तो आप बायोमेट्रिक एक होता है वहाँ पर ही, तो वो बायोमेट्रिक अब ज़रूर करवा लेना, क्योंकि जब तक आप बायोमेट्रिक नहीं कर पाओगे तब तक आपका डीवी प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। और साथ में जो आपका डीवी के लिए जो आया है लिस्ट, उसके नीचे में सबसे नीचे एक फॉर्म भी होगा, तो उस फॉर्म को भर के और अच्छे से ले जाना। और मैं बता देता हूँ को कौन सा फॉर्म था। जो फॉर्म है वो दोस्तों मैं बता देता हूँ को कौन सा फॉर्म था और उसे कैसे भरना है। तो देख लो, जो एक फॉर्म आया था, जो लिस्ट अभी आया था आपके साथ, उसके सबसे नीचे में आप जाकर देखोगे तो एक फॉर्म मिलेगा। तो यहाँ ये फॉर्म को आपको अच्छे से भर लेना है। इसमें पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ यहाँ चिपका लेना। उसके अलावा जिस दिन आपका वेरिफिकेशन होना है उस दिन का डेट यहाँ पर आप लिख लेना, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आप अपना नेम लिख लेना कैपिटल लेटर्स। उसके अलावा यहाँ फादर्स नेम लिख लेना, यहाँ पे रोल नंबर लिख लेना, ये आपको अपना एडमिट कार्ड पे मिल जाएगा। उसके अलावा डेट ऑफ बर्थ यहाँ लिख लेना, एज लिख लेना 10/2/2022 का। तो यहाँ पर आपके 10/2/2022 को कितना एज हो रहा है वो भी आप यहाँ लिख लेना, ईयर मंथ डेट सभी। यहाँ अपना कैटेगरी लिख लेना, ओबीसी जनरल किस कैटेगरी से हो। यहाँ पर वेदर अप्लाइड अंडर ईडब्ल्यूएस, अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अंडर आपने तय किया है तो यस करो, नहीं तो नो। इफ पीएच कैंडिडेट अगर फिजिकली हैंडिकैप्ड है तो किस टाइप का है, विजुअली हैंडिकैप्ड है या किस टाइप से है, तो ये आप मेंशन कर लेना। एंड स्पेसिफाइड नेचर ऑफ डिसेबिलिटी, ठीक है। आर यू एक सर्विसमैन है तो यस कर दो, नहीं तो नो। अगर एक सर्विसमैन है तो ड्यूरेशन ऑफ सर्विस, कितने दिन आपने काम किया, कितने साल, कितने मंथ, कितने दिन। तो इधर रेगुलर एनवीएस एम्प्लॉई हैं, अगर पहले से कहीं जॉब कर रहे हैं एनवीएस में एमटीएस वगैरह पोस्ट पे तो आप यस कर दें, नहीं तो नो, ठीक है। आप अगर यस करते हैं तो पोस्ट लिख दो को कौन से पोस्ट पर हो। आप प्रेजेंट पोस्ट ऑफ पोस्टिंग, आपका अपने प्रेजेंट कौन से स्कूल में पोस्टिंग है ये भी लिख दो, और डेट ऑफ ज्वाइनिंग कब ज्वाइनिंग हुआ था ये भी लिख देना। और पोस्टल एड्रेस, अभी आपका घर का एड्रेस लिख देना, पोस्टल एड्रेस जहाँ से आपको कुछ कोरस्पॉन्डेंस किया जाएगा। अपना मोबाइल नंबर यहाँ लिख देना, ईमेल एड्रेस यहाँ लिख देना अपना। यहाँ पर 10th के क्वालिफिकेशन के डिटेल्स है, तो ये कब पास हुए थे, मैक्सिमम मार्क्स कितना था ये लिख देना, कितने आपने प्राप्त किया या परसेंटेज लिख देना। अगर सीजीपीए है तो आपको कितना सीजीपीए लिख देना, यहाँ लिख देना, और टोटल कितने सीजीपीए हुआ। तो मान लीजिए 10 का हुआ था, आपने 8 किया है, 8.5 किया है, 8.5 कर दिया, 10 किया, यहाँ उसका परसेंटेज लिख देना, ठीक है। सीजीपीए के केस में आपके स्कूल में जैसा चलता होगा परसेंटेज में कन्वर्ट करने का, और आपको पता ही होगा उस नियम के अनुसार कन्वर्ट करके परसेंटेज निकालने का। इसी तरह से 12th का भी कर लेंगे। इन केस ऑलरेडी इन सर्विस, अगर सर्विस में है तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आप तो लिया ही मिला ही होगा, तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अगर मिला है तो यस कर दो।
ठीक है। और सर्विस में है तो आपको नो डिस्टेंस सर्टिफिकेट लेना ही होगा, अगर आपने फॉर्म भरते समय मेंशन किया है कि आप सर्विस में है तो। और यहाँ सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट हो जाएगा और डेट डाल देना। अभी पार्ट 2 है, पार्ट 2 ही है, आपको नहीं भरना है ये, नोट टू बी फिल्ड बाय कैंडिडेट, ये ऑफिस यूज के लिए है तो ये आपको नहीं भरना है, ये आपको पूरा कर और ले जाना होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब आपके डाउट्स पर चलते हैं। आपके जो डाउट्स था वो सारे डाउट्स इसमें क्लियर करते हैं। तो पहला डाउट था कि इसमें सैलरी कितनी मिली। तो दोस्तों नवोदय विद्यालय समिति में बाकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है उसकी अपेक्षा सैलरी कम मिलती है, क्योंकि नवोदय विद्यालय मैक्सिमम रूरल एरिया में रहते हैं। आपको पता ही होता है होगा कि सैलरी XYZ सिटी के अनुसार मिलता है। और चूंकि नवोदय विद्यालय रूरल एरिया में रहते हैं मैक्सिमम, जो कि जेड सिटी में आते हैं, तो वहाँ पर ही आपका बेसिक्स पे तो सेम ही मिलेगा, लेकिन डीए भी सेम मिलेगा, लेकिन टीए कम हो जाएगी। और एचआरए यहाँ मिलती नहीं है दोस्तों, क्योंकि नवोदय विद्यालय में क्वार्टर मिलती है, वहाँ एचआरए नहीं मिलती है, इसलिए एचआरए को जो 27% मिलता है बेसिक का वो भी नहीं मिलेंगे। तो मेन कारण सैलरी कम होने का दो हो जाता है, क्योंकि ये रूरल एरिया में है तो जेड सिटी के अनुसार सैलरी मिलती है, और दूसरा में सैलरी, और दूसरा में HRA हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिलती है, जो कि बहुत बड़ा फैक्टर है सैलरी कम होने का। तो कोई बात नहीं, HRA नहीं मिलेगी तो आपको तो क्वार्टर मिलेगा ही। तो ग्रॉस सैलरी यहाँ पर आपको 29,536 बनेगी। और बेसिक एंड डीए का 10% दोस्तों एनपीएस कटता है, तो एनपीएस 2,825 बनेंगे बेसिक एंड डीए का। और दोस्तों यहाँ मैं डीए 42% लेके ये सैलरी कैलकुलेट किया हूँ, क्योंकि अभी तो डीए 38 चल रही है, लेकिन जनवरी से वैसे 42 हो जाएगी, क्योंकि जो इंडेक्स है, हालांकि लागू तो मार्च में होगी, लेकिन ये 42 हो जाएगी क्योंकि इंडेक्स के अनुसार 42 हो गई है। और वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी का 100 रुपये कटती है, इस तरह से नेट डिडक्शन 2,925 होगा। और इन हैंड सैलरी 26,610 बनेगी। और आपका जो 10% कंट्रीब्यूशन ये कटा था, और गवर्नमेंट का 14% कंट्रीब्यूशन होता है दोस्तों, तो आपके अकाउंट में एनपीएस अकाउंट में हर मंथ 6,781 रुपये जाएंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि 26,600 और 6,700, यानी 26 और 7 लगभग 32,000 आपके अकाउंट में हर मंथ सैलरी जाएगी। अब देखते हैं कि मैक्सिमम लोग को एक और डाउट था कि इसमें कंप्यूटर का जो कोर्स है, गलती से मैंने कंप्यूटर का टिक कर दिया था कि डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में, क्योंकि मैंने कंप्यूटर का कोर्स है। तो फिर अगर आपने दोस्तों गलती से भी टिक कर दिया है तो आपको कंप्यूटर का सर्टिफिकेट ले जाना होगा, जो कि कम से कम 6 मंथ का होना चाहिए कंप्यूटर कोर्स। और ट्रिपल सी के बारे में लोग पूछते हैं कि क्या ट्रिपल सी के सर्टिफिकेट ले जा सकते हैं, तो दोस्तों वो नहीं ले जा सकते, क्योंकि उस पर वो 6 महीना का नहीं होता है दोस्तों, वो 3 महीना का होता है। और अगर आपके पास कंप्यूटर कोर्स कोचिंग से बन जा रहा है, किसी कोचिंग वगैरह से, तो आप बनवा लो। अगर नहीं बन पा रहा है तो लास्ट ऑप्शन है कि आपके पास जो भी सर्टिफिकेट हो, ट्रिपल सी हो या कोई भी सर्टिफिकेट हो, तो आप वो ले जाओ। ठीक है दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट ऑफ करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन था कि इसमें कितने रैंक तक सेफ है। तो आप देख सकते हो कि इसमें ओबीसी की वैकेंसी 167 है, यूआर का 254, ये जीएनपी कार्डर में। और एसी का भी देख सकते हो 93 है, एसटी का 46। तो सिलेक्शन तो जितना वैकेंसी उतना लोग का ही होगा। लेकिन इस बार क्या है कि दोस्तों मिशन मोड में रिक्रूटमेंट ड्राइव चल रहा है, और एनटीपीसी का भी आया है रिजल्ट। और बहुत सारे ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट का रिजल्ट आया है, तो बहुत सारे लोग जो एनडीएस में जीएसए के लिए क्वालिफाई किए हैं, वो बाकी जॉब के लिए भी क्वालिफाई किए हैं। तो वो हायर अगर किसी जॉब के लिए क्वालिफाई किए हैं जिसमें अच्छे ग्रेड पे हैं, तो उनमें ज्वाइन कर लेंगे। तो जवाहर मध्य विद्यालय के जो जीएसए है उसमें बहुत सारे सीट खाली रह जाएंगे। तो जितने लोग का भी इस लिस्ट में नाम है, वो सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाए। आप सभी को सिलेक्शन का चांस है दोस्तों, तो आप सभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जरूर जाएं। अब दोस्तों इसमें अगला जो क्वेश्चन था कि जैसे कि सैलरी कितना मिलती है, तो ये तो मैंने बता दिया दोस्तों, तो ये ठीक है। अगला है कि जवाहर नवोदय विद्यालय में जॉब करने के फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं। तो दोस्तों यहाँ नुकसान तो पहले बताता हूँ कि इसमें नुकसान ये है कि आपको एक शुरू शुरू में बंधन जैसा लगेगा,
आप कहीं आ जा नहीं सकते, और मैक्स शुरू में स्टार्टिंग आपको घर से बहुत दूर मिलेगा। मैक्सिमम हार्ड एरिया नॉर्थ ईस्ट में मिल सकता है, जम्मू कश्मीर में बहुत कम लोगों को अपने घर के पास विद इन 200 किलोमीटर के रेंज में मिलेगा। तो एक ये है, और थोड़ा यहाँ पर जैसे का वर्क प्रेशर भी थोड़ा ज़्यादा रहता है। ये तो हो गया नुकसान दोस्तों। और बेनिफिट्स का बात किया जाए तो क्योंकि आप घर से बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं, तो यहाँ पर घर तो अपना आ जा नहीं पाएंगे, तो ये तो नुकसान ही हुआ। लेकिन फ़ायदे की अगर बात किया जाती है, अगर आपको खाना वगैरह मिल जाता है, रहने का भी क्वार्टर मिल जाता है, हालांकि उसके लिए आपके सैलरी से एचआरए का जो पैसा मिलता है वो कटता है, फिर भी यहाँ पर मिला जुला के आपकी सैलरी की सेविंग होती है, तो एक फ़ायदा है। और अगला क्वेश्चन है कि क्या मैं सच में जवाहर नवोदय विद्यालय में जॉब करता हूँ? तो हाँ दोस्तों, मैं जवाहर नवोदय विद्यालय में जॉब करता हूँ। और अगला है कि फॉर्म भरते समय मैंने पासिंग ये रॉन्ग फिल कर दिया था, तो क्या मुझे रिजेक्ट कर दिया जाएगा? तो दोस्तों, आपको रिजेक्ट तो नहीं किया जाएगा, लेकिन अब डिपेंड करता है कि जो जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहा है वो कैसा है। अ, मेरे अनुसार तो आपने रॉन्ग फिल भी कर दिया है तो रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपने पासिंग ईयर रॉन्ग फिल कर दिया है। आपके पास क्वालिफिकेशन तो है ना, तो आपको रिजेक्ट नहीं किया जाना चाहिए हमारे अनुसार, और मैक्सिमम चांस है कि रिजेक्ट नहीं किया जाएगा आपको। अब है कि कितना रैंक तक सेफ है, तो इसका उत्तर दे ही दिया हूँ पर दोस्तों, कि आप सभी सेफ हैं। क्यों? और ओबीसी सर्टिफिकेट कितना पुराना होना चाहिए, इसका भी जवाब दे दिया दोस्तों कि 6 मंथ से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, या सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में होना चाहिए, एंड एसडीओ या डीसी से बना होना चाहिए। अगला है कि एनवीएस एमटीएस की ज्वाइनिंग कब तक होगी? तो दोस्तों, एनवीएस एमटीएस की ज्वाइनिंग जल्द ही आने वाली है, क्योंकि अभी मिशन मोड में रिक्रूटमेंट चल रहा है। विद इन 1 मंथ के अंदर उम्मीद है कि इसका ज्वाइनिंग लेटर आ जाए। अगला है कि मेरा ओरिजिनल सर्टिफिकेट खो गया तो मैं क्या करूं? तो दोस्तों, अगर आपका ओरिजिनल जो कैटेगरी सर्टिफिकेट खो गया है, तो आप अगर ऑनलाइन बना है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आपके जो जिस वेबसाइट से बनता है वहाँ पर आप जाके रिफ्रेश नंबर डाल के और डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें कंप्यूटर सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए, इसका दोस्तों आंसर दे दिया हूँ कि 6 महीना के कम से कम कंप्यूटर सर्टिफिकेट का कोर्स होना चाहिए। और ये उनके लिए ही ज़रूरी है जिन्होंने फॉर्म भरते समय अप्लाई कर दिया था, मेंशन किया था कि उनके पास कंप्यूटर का कोर्स है। जिन्होंने मेंशन नहीं किया है, उनके लिए ज़रूरी नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि ऑलरेडी इन एएलपी, अगर आप ऑलरेडी एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट में हैं, तो एएलपी में तो सैलरी भी अच्छी मिलती है दोस्तों, और जीएसए दोनों सेम ही ग्रेड के हैं, लेकिन असिस्टेंट लोको पायलट की सैलरी अच्छी मिलती है। हालांकि उसमें एक बात है कि उसमें नाइट में भी ड्यूटी करनी पड़ती है, ये उसके थोड़ा खराब बातें हैं, लेकिन फिर भी उसमें सैलरी अच्छी मिलती है। तो अगर ये आप पे डिपेंड करता है कि आप सैलरी को प्रेफरेंस देना चाहते हैं या थोड़ा आराम को। हालांकि जीएसए में नाइट ड्यूटी नहीं होती है, लेकिन फिर भी कभी कभी लेट टाइम तक ड्यूटी करना पड़ता है, 7:30-8 बजे तक कभी कभी। कंफर्म करके बताइए कि क्या लिस्ट रैंक वाइज है या रैंडम? तो दोस्तों, हमको तो लग रहा है कि लिस्ट रैंक वाइज है, फिर भी मैं एनवीएस हेडक्वार्टर नोएडा में बात करके आपको कंफर्म करके 1-2 दिन में बता देंगे। ट्रिपल सी का कोर्स कंप्यूटर सर्टिफिकेट के लिए वैलिड है क्या? तो दोस्तों, ट्रिपल सी का कोर्स है वो 3 महीने का होता है, और इसमें 6 महीना का मांगा है, 6 मंथ का, तो ये वैलिड नहीं होगा। फिर भी अगर आपके पास नहीं बन पा रहा है 6 मंथ का, तो आप इसे लेते जाए, हो सक लेते जाए, तो हो सकता है वो मान ले। ठीक है। ओबीसी सर्टिफिकेट किससे बनवाए, एसडीओ से या डीसी से? तो दोस्तों, ओबीसी सर्टिफिकेट आप एसडीओ या डीसी किसी से भी बनवा सकते हैं, लेकिन यह सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। ठीक है। राजस्थान वाला RSCIT नहीं चलेगा क्या? तो दोस्तों, ये चलेगा अगर यह 6 मंथ का कोर्स हो तो। ठीक है। ज्वाइनिंग कब होगा और कैसे होगा? तो दोस्तों, ज्वाइनिंग आपका विद इन 1 मंथ के अंदर, बेबी होने के 1 मंथ के अंदर ही हो सकता है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है।
और ज्वाइनिंग का प्रोसेस क्या है, तो इसका एक वीडियो मैं बना दूंगा दोस्तों 1-2 दिन के अंदर। तो आप उसमें देख लेना कि ज्वाइनिंग करने कैसे होता है। और ज्वाइनिंग लेटर मेरा भी आया था, मैं अपना भी ज्वाइनिंग लेटर आपको दिखाऊंगा। अगला क्वेश्चन है कि मैं चश्मा लगाता हूँ तो क्या कोई दिक्कत होगा? तो दोस्तों इसमें मेडिकल होता है, लेकिन चश्मा का कोई इतना इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि क्लर्कल जॉब है या कोई डिफेंस या रेलवे का जॉब नहीं है जिसमें आपको चश्मे के चलते या कलर ब्लाइंडनेस के चलते छाट दिया जाए, ऐसा कोई बात नहीं है। अगला है कि डिजायरेबल क्वालिफिकेशन यस कर दिया था तो क्या बीसीए का डिग्री वैलिड होगा? हाँ दोस्तों, बीसीए का डिग्री वैलिड होगा, क्योंकि यह कंप्यूटर का ही कोर्स है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो यह वैलिड है। पोस्टिंग नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में होगा या हरियाणा दिल्ली में भी मिल सकता है? तो दोस्तों मैक्सिमम चांस है कि पोस्टिंग नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में या हार्ड एरिया में होगा। फिर भी कुछ लोगों को हरियाणा दिल्ली में भी मिल सकता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ज्वाइनिंग में कितना टाइम लगेगा? तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ज्वाइनिंग में दोस्तों मैक्सिमम 1 मंथ लगेगा, ऐसा उम्मीद है। इसमें कितना रैंक तक सेफ है? तो इसमें जितने लोग हैं सारे सेफ हैं, क्योंकि इस बार एनटीपीसी और बहुत सारे दूसरे डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग करा रहे हैं, और एक ही बच्चा बहुत सारे एग्जाम में सिलेक्ट हो गए हैं, तो वो हायर ग्रेड पे में जाएंगे। और तो इसलिए आप सभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जरूर जाएं। ज्वाइनिंग के समय कौन कौन सा डॉक्यूमेंट जरूरत पड़ेगा? तो इसका उत्तर मैंने दे दिया हूँ दोस्तों, आपने ऊपर देख ही लिया होगा। तो क्या काम करना पड़ेगा? तो इसमें मैक्सिमम क्लर्कियल काम करना पड़ेगा, फाइल वर्क एंड कंप्यूटर वर्क, लेटर टाइपिंग वगैरह करना पड़ेगा। और आप यहाँ आएंगे तो आपको ट्रेनिंग भी मिलेगा और आप सीख जाएंगे, इसमें कोई इशू नहीं है। वर्किंग आवर्स कितना है? तो दोस्तों वर्किंग आवर्स आपको यहाँ 9 बजे से लेके 5 बजे तक काम करने का रूल है, लेकिन मैक्सिमम डेज आपको 5:30-6 बजे तक करना पड़ता है। और अगर आप जल्दी काम कर लेते हैं तो 5 बजे भी जा सकते हैं, और ये डिपेंड करता है कि आपके ऑफिस में कितनी स्टाफ है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन and share this video to your friends and relatives so that they can also get benefit of this. Thank you friends.